बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है मेजरिंग फोर्स एंड मास। इससे पिछले लेक्चर में हमने मास एंड वेट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो पे वापस आ जाएं। मेजरिंग फोर्स एंड मास, मेजरिंग फोर्स एंड मास कि मास और फोर्स को किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से नापा जाता है। ठीक है, टू डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर फोर्स इन द लेबोरेटरी आर द स्प्रिंग स्केल एंड द फोर्स सेंसर एज शोन इन फिगर 3.15। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहले स्प्रिंग स्केल को डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग स्केल इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है या उसका कितना वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, हम इस चीज़ को फाइंड करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने वेट करना है उसको आप इस नीचे वाले स्प्रिंग के साथ लगा दोगे। ठीक है, फिर इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या है कि ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है इधर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये एक मूविंग पॉइंट है और इसके पीछे एक फिक्स स्केल लगा हुआ है, जैसे कि आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, उस तरह का एक स्केल लगा हुआ है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी है। जैसे यहाँ पे होगा 10 न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, 10 न्यूटन, ऊपर होगा 5 न्यूटन, फिर ऊपर होगा 0 न्यूटन, इस तरह से। तो क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे लगाया है, फॉर एग्जांपल उसका वेट है 5 न्यूटन, तो ये जो मूविंग स्केल है ये क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा नीचे। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाएगा ये जो पॉइंट है ये नीचे आता जाएगा और इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, यही इसका वर्किंग फिनोमेना है सारा। ठीक है, It consists of a spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. ठीक है, यही बात है जो मैंने आपको बताई है कि जिस तरह वेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और फिर ये मूविंग स्केल नीचे आता जाएगा वेट के हिसाब से। ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और कितनी फोर्स लग रही है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, 5 है, 10 है, कितना है, वो हमें इस स्केल्स की मदद से पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पे है फोर्स सेंसर। द फोर्स सेंसर यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक गेज टू मेजर द फोर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग एरर आ सकता है, लेकिन जो सेंसर वाला है यानी कि जो डिजिटल है उसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इट गिव्स अ डिजिटल रीड आउट और ग्राफ ऑफ द फोर्सेस व्हेन इंटरफेस विद अ कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, आपने इस सेंसर को एक कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। जिस तरह आप इसके ऊपर वेट रखते हो तो वो आपको एक डिजिटल रीडिंग बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बॉक्स रखा है इसके ऊपर जिसका वेट है 70 न्यूटन, तो क्या होगा, ये आपको बता देगा 70 न्यूटन, आपके पास रीडिंग लिखी हुई आती है। जैसे कि आजकल वो शॉप्स पे पड़े होते हैं, डिजिटल वेइंग मशीन होती है ना, पहले तो वो तराजू वाला और उस तरह होता था, लेकिन आजकल डिजिटल आता है। आप क्या करते हो, ऊपर चीज़ रखते हो, फ़ौरन से वो आपको बता देते हैं। तो उनके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से वो आपको बताते हैं। और ये जो फोर्स सेंसर हैं ये क्या करते हैं, ये आपको ग्राफ भी दे सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वेट में क्या चेंज आया है, एक ग्राफ की फॉर्म में आपको दे सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बाउल लिया है, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया इतना। ठीक है, बाउल के अंदर इतना आपने पानी डाल दिया और इसको आपने इस फोर्स सेंसर पे रख के धूप में रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पानी जो है एवापोरेट होता रहेगा। इनिशियल स्टेट पे इसका वेट था 10 न्यूटन अगर पूरे बाउल का जिसमें पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद क्या होगा, हो सकता है 1-1 न्यूटन कम होता रहे और 10 मिनट के बाद ये बाउल पूरा खाली हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका ग्राफ देखूँ कि किस तरह से ये खाली हुआ है, तो इस तरह का आपको ये ग्राफ भी दे सकता है। यहाँ पे होगा टाइम, कि यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जो भी है। और यहाँ पे इसका वेट था इनिशियल 10 न्यूटन था, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ आना शुरू हो जाएगा आपके पास कि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है तो न्यूटन जो है यानी कि वेट इसका ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि कम हो रहा है। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, 3 जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इस तरफ से एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो रहा है, वेट जो है
कम हो रहा है क्योंकि पानी एवापोरेट होता जा रहा है। सही है। वेट इज़ द इफेक्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या चीज़ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रही है। ज़्यादातर हमारी जो प्लेनेट अर्थ पे है ऐसा ही होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़मीन पे ही लगती है, क्योंकि ज़मीन का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ज़मीन का मास जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे। जो अर्थ है जाहिर सी बात है उसका मास सबसे ज़्यादा है ना, जो पहाड़ हैं, समंदर हैं, सारे ऑब्जेक्ट उसी के अंदर आ जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही, अर्थ के अंदर। तो जो हमारी अर्थ का मास है वो सबसे ज़्यादा है, यही वजह है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और हमें इसलिए आपस के जो ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो महसूस नहीं होती। इसी को हम वेट कहते हैं, किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट्स पे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद है मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया मॉलिक्यूल वाली कि कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने एक मैटर बनाया हुआ है, तो वो मैटर कितना डेंस है वो उसका हो जाएगा मास। ठीक है, तो अगर आप चांद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्या होगा कि ये जो मास है सेम रहेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल जिस चीज़ के अंदर हैं वो तो है ना, तो मास चेंज नहीं होता, चाहे आप चांद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हाँ, जो वेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, की एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यही अगर आप चांद पे चले जाओ तो चांद तकरीबन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मून है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि चांद पे जाके आप उछलते रहते हो, चल नहीं सकते हो। तो आप देखें, एक चीज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आपको खींच रही है और एक 1.6 की इतनी वीक एक्सेलरेशन से खींच रही है, तो जाहिर सी बात है फिर ये तो होगा। ठीक है, इफ़ वी मूव टू द मून आवर वेट वुड बी रिड्यूस रफली बाय 5/6 बट अवर मास वुड स्टे द सेम। यही बात जो मैंने आपको बताई है, मास सेम रहेगा बल्कि वेट चेंज हो जाएगा। किस तरह से 5/6, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। तो चूंकि हमें उसने कहा है कि जो हमारा वेट है वो चांद पे जाने के बाद 5/6 से रिड्यूस हो जाएगा, तो आप क्या करें, इसको 1 में से माइनस कर लें, डिनोमिनेटर सेम करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो बनेगा 1/6। तो अब फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे का वेट जो है इधर ज़मीन पे है 100 न्यूटन है। ठीक है, तो चांद पे जाने के बाद अगर आपने कैलकुलेट करना है कि चांद पे उसका वेट क्या होगा, तो अब आप इसको इस 1/6 से मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें की बात है 6 से। ठीक है, आप मल्टीप्लाई 1/6 लिख लें या आप यहाँ पे 6 लिख लें, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा आप 16.6 न्यूटन। ठीक है, एक बंदा जिसका वेट ज़मीन पे 100 न्यूटन है, चांद पे जाने के बाद उसका वेट 16.6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, मास सेम रहेगा, जो हम अभी कहते हैं ना केजी, इतने केजी, वो हमारा मास होता है। वो वेट मशीन हमें कन्वर्ट करके दे रही होती है न्यूटन को मास में। ठीक है, thus if we somehow measure the force of gravity as weight W and divide the value by acceleration due to gravity G, we could easily find our mass। अगर आप किसी तरह से अपना वेट फाइंड कर लेते हैं न्यूटन में और अब आप चाहते हैं कि आप उसको मास में चेंज करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है W=mg फार्मूला होता है। ठीक है, W=mg, आपने मास फाइंड करना है तो आप क्या करें, W/g कर दें m। तो इस तरह से आप मास फाइंड करेंगे। g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ की बात करेंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और अगर चांद की बात करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, विंग स्केल्स जिनको फोर्स मेजर कहते हैं, shown in figure 3.16 are therefore graduated in kg to show mass। ठीक है, वो हमारा मास शो करते हैं kg के अंदर। वेट जो हम लगे रहते हैं वो वेट नहीं होता, वेट जो है वो फोर्स होती है, वो न्यूटन में होती है। ठीक है, thus every time you stand on weight machine it gives your mass in kilogram, not your weight in newtons। तो जब भी हम वेट करते हैं, वेट मशीन पे खड़े होते हैं, तो वो हमारा मास बताती है केजी में, हमारा वेट नहीं बताती, क्योंकि वेट न्यूटन में होता है। ठीक है,
इसके बाद एग्जाम्पल 3.2 है वेट ऑफ स्कूल बैग ऑन अर्थ एंड मोशन। तो मास ऑफ योर स्कूल बैग इज़ 8 kg। आपके स्कूल बैग का मास है 8 kg। हाउ मच विल इट वे हेयर ऑन अर्थ। तो उसका अर्थ पे कितना वेट होगा, मास उसका 8 kg है, अर्थ पे कितना वेट होगा और उसका मून की सरफेस पे कितना वेट होगा। यानी कि आपको एक स्कूल बैग दिया हुआ है जिसका मास है 8 kg, आपने उसका वेट फाइंड करना है अर्थ के ऊपर और सरफेस ऑफ दी मून के ऊपर। फार्मूला वही यूज़ होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें उसने बता दिया है कि आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी है जो अर्थ की, वो क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून की भी उसने हमें ग्रेविटी दे दी है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि किस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और किस एक्सेलरेशन से मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। मास उसका कोई भी हो, ज़्यादा हो कम हो, एक्सेलरेशन यही अप्लाई करते हैं अर्थ और मून, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप गिवन डेटा लिख लें। मास ऑफ स्कूल बैग यानी कि m क्या है 8 kg है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ GE यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो आप लिख लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो गिवन है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून एज GM, तो ये मून की ग्रेविटी लिख लें। ये यहाँ पे मिस्टेक है, 24.8 नहीं है बल्कि ये 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है इस स्कूल बैग का अर्थ पे और वेट ही फाइंड करना है इस स्कूल बैग का मून पे। तो W इज इक्वल्स टू mg वेट फाइंड करने का फार्मूला होता है। मास उसने हमें दे दिया है और दो मुख्तलिफ g की वैल्यूज़ हमें पता है। तो पहले आप पार्ट A यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट फाइंड कर लें, तो यही फार्मूला W इज इक्वल्स टू mg, लेकिन साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में E लिख लें ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें आप कि ये मैंने अर्थ के लिए फाइंड किया है और ये मैंने मून के लिए फाइंड किया है, जो भी है, ठीक है। तो मास जो है वो 8 है, यहाँ पुट कर दें, और GE यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पुट कर दें। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 78.4 न्यूटन वेट आ जाएगा, ठीक है। वेट जो है वो न्यूटन में होता है और जो मास होता है वो केजी में होता है, ठीक है। अक्सर लोग इस चीज़ को एक ही समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसमें, ठीक है। अब मून के लिए फाइंड करते हैं। द वेट ऑन सरफेस ऑफ मून इज, वही फार्मूला W इज इक्वल टू mg, लेकिन सबस्क्रिप्ट में m लिखेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हम इसको मून पे फाइंड कर रहे हैं, मून के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 kg मास है, पुट कर दें, और मून की जो ग्रेविटी है वैल्यू है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पुट कर दें। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 13 न्यूटन। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक स्कूल बैग जिसका मास 8 kg है, अर्थ पे उसका वेट है 78.4 न्यूटन, और बिल्कुल उसी बैग का मून पे वेट है 13 न्यूटन। तो बैग कितना हल्का हो जाएगा वहाँ जाके, और यहाँ कितना भारी है, ठीक है। इसी तरह से इंसानों के साथ भी होता है कि स्पेस में जाने के बाद या मून में जाने के बाद जहाँ अर्थ की ग्रेविटी एक्ट नहीं होती तो फिर क्या होता है, बॉडी हल्की हल्की फील होती है, ना बंदा प्रॉपर चल सकता है क्योंकि कोई चीज़ ज़मीन की तरफ खींच ही नहीं रही, तो वो फिर हवा में ही उड़ता रहता है, या फिर बहुत कम उसकी ग्रेविटी होती है, जैसे 1.6 कहाँ और 9.8 कहाँ, ठीक है। तो ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ G ऑन मून सरफेस इट विल बी मच ईजी फॉर यू टू कैरी अवर स्कूल बैग, ठीक है। कि मून की ग्रेविटी लो है, इस वजह से हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम अपना स्कूल बैग जो है वो मून पे कैरी कर सकें, ठीक है। सिमिलरली इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द रूटीन वर्क एंड विल नॉट गेट टायर्ड इजीली ऑन मून सरफेस। जिस तरह से आप, जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी हल्की हल्की हो जाएगी तो आप काम शाम करते हुए थकेंगे भी नहीं, वेट भी उठाना पड़े तो वेट भी हल्का ही होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।